Hello friends, today we are going to discuss the numerical on thermodynamics part 2, where we are going to discuss specially on thermochemistry, the numerical related to the thermochemistry. जैसा कि हमने बताया था हमारे लास्ट वीडियो में कि जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, इट विल गेट 3 डिफरेंट सेगमेंट. इन द सेगमेंट 1 जहां पर हमने बात किया था हमारे पार्ट 1 पहला वीडियो में, जहां पर हमने बताया था कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन द वर्क डन लाइक इन आइसोथर्मल, रिवर्सिबल प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी, इस पे हमने डिस्कस किया था और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सेगमेंट 2 जिसकी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, द न्यूमेरिकल प्योरली ऑन थर्मोकेमिस्ट्री. एंड सेगमेंट 3 जिस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जहां पर हम बात करेंगे द न्यूमेरिकल फ्रॉम द एंट्रोपी एंड द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी. और रिमेंबर, इन एवरी वीडियो, इन ऑल द वीडियो, नॉट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, खाली उसकी बात नहीं करेंगे. इन एवरी वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम इजी ट्रिक्स, जिस ट्रिक से आप न्यूमेरिकल करने से पहले ही पता कर सकते हैं कि द आंसर व्हाट आई एम गेटिंग इज करेक्ट और नॉट. Okay, and that will help you in the board exam and also in the entrance exam. आज के वीडियो में भी हम ऐसा ही कुछ डिस्कस करने वाले हैं from the basics to the numerical. So what are the topics we are going to cover in today's video? That is very interesting. You know, the first one, as I said, कि हम बेसिक से बात करेंगे, how to write the chemical reactions in thermochemistry. थर्मोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिखने का 5 रूल्स है, जिसकी बात हम डिस्कस करने वाले हैं, बट वेरी क्विकली. Then I am going to tell you what is the enthalpy of combustion. डेफिनेशन की बात करेंगे. कंबशन रिएक्शन में एक रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं उसकी बात करेंगे. एंड नंबर 3 द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वहां पर भी हम डेफिनेशन की बात करेंगे और डेफिनेशन के साथ जुड़ा हुआ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हम करेंगे जो सीधा सीधा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को रिलेट करता है. ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे, जहां पर हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो दूसरे फॉर्मूला से, उसकी बात करेंगे. देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेसेस लॉ. जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैं सोचा था नहीं, हेसेस लॉ की बात नहीं करेंगे. देन आई रियलाइज दैट हेसेस लॉ की बात अगर हम क्विकली बता दें, दैट विल रियली हेल्प टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय स्टूडेंट्स. ओके, हेसेस लॉ की बात करेंगे. एंड देन एट द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द थर्मोकेमिस्ट्री. सो भले ही ये वीडियो हम बात कर रहे हैं खाली न्यूमेरिकल के ऊपर, लेकिन अगर आप देखेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल विथ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग tricks. Okay, so let's start with the first one, that is the rules of how to write a chemical reaction in thermochemistry. So let's start with the discussion on the rules. थर्मोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिखने का कुछ ट्रिक्स है, कुछ रूल्स है, हम उसकी बात करेंगे वन बाय वन. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 रूल्स. 5 रूल की बात करेंगे आसान तरीके से. इसके साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस ए रिएक्शन, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि द रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड. ओके, क्यों है वो भी बताऊंगा मैं. See the combustion reaction of methane. Let's say methane को आप जलाएंगे, combustion करेंगे. So what is required for the combustion is oxygen. Oxygen is required. अच्छा, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन होने के बाद आपको 2 ही प्रोडक्ट देते हैं. One is carbon dioxide and another one is water. तो ये है आपका एक रिएक्शन. इस रिएक्शन की हम बात करेंगे कैसे लिखना है. सबसे रूल नंबर 1, फर्स्ट यू राइट देयर फिजिकल स्टेट. सबका फिजिकल स्टेट लिखते हैं. दैट इज गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस, वाटर इज ए गैस. ओके, दैट इज द रूल नंबर 1. यू हैव टू राइट द फेज.
Rule number 2, you have to balance the reaction. Balance the reaction. Let me tell you, कैसे करते हैं. कोई भी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, जितना कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड. रूल दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. जितना कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है. यहां पर मीथेन में 1 कार्बन, सो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी. ओके, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना है, पानी उसका हाफ बनेगा. क्यों? क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन है, सो 4 हाइड्रोजन से 2 पानी बन सकता है. Okay, this is how it should go. Now we have to calculate the number of oxygen on the right hand side. देखिए यहां से ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 2 ऑक्सीजन. यहां से कितने आ रहे हैं? 2 और 1, 2 into 1. यहां से भी 2 ऑक्सीजन. टोटल 4 ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड. आपके पास कितना है? 2. सो बैलेंस कैसे करेंगे? 2. So this is how you have to balance a chemical reaction in thermochemistry. That is my rule number 2. Rule number 1 में क्या था? Physical state. Rule number 2, balance. Rule number 3, you have to mention the enthalpy change for this reaction. इस reaction में कितना enthalpy change हो रहा है? For this reaction, the delta H naught is minus 890 kilojoule. Okay, minus 890 kilojoule इस reaction के लिए है. Okay, मतलब क्या है? माइनस मतलब एक्सोथर्मिक. So this reaction is exothermic because it is minus. ये हमको मेंशन करना पड़ेगा. रूल नंबर 4, if you are multiplying the reaction, अगर आप रिएक्शन को suppose if I am multiplying the reaction by let's say x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x is a number. x can be any number 2, 3, 4. जरूरत पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, हमें लगेगा ये सब. अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन एंथैल्पी चेंज को भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा. जितना नंबर से 2 से अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंथैल्पी चेंज को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करेगा. 3 से कर रहे हैं तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब जब ये सब बात होती है तो कोई ये नहीं बताता कि क्यों आपको रिएक्शंस के जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंथैल्पी चेंज को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका जवाब हम देंगे एक आसान तरीके से. जैसे मैंने बताया था, काफी बेसिक चीज की बात करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आप बात हो रहा है एंथैल्पी. एंड एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Enthalpy is an extensive property which depends on the amount of the material. तो जैसे आप 1 मोल से 10 मोल करेंगे उसका एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा. We can easily understand that कि 1 ग्राम 1 kg पेट्रोल जलाने से या 1 लीटर पेट्रोल से जितना एनर्जी मिलेगा, 5 लीटर पेट्रोल से उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा. सो इट नीड टू मल्टीप्लाई. रूल नंबर 5, अगर आप रिएक्शन को किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज मैं रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं या 1/3 से डिवाइड कर रहा हूं, एंथैल्पी को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा. So this is the simple rule. Okay, this is the simple rule that we have to follow. Okay, this is a simple rule of this. So okay, now we go for our second point, and that is enthalpy of combustion. So now our second point, we are going to discuss the enthalpy of combustion. Okay, enthalpy of combustion. Now what is the definition? Okay, मैं चाहता हूं कि आप ये definition लिख सकते हैं. The enthalpy change taking place when 1 mole of any substance burns completely in presence of air or oxygen at standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and pressure. Now let me discuss कि जब कोई भी एक substance को आप अगर जलाते हैं, you know that for combustion or for burning you need either air or oxygen. That is the reason we mentioned air or oxygen. When they undergoes complete combustion, they will produce some energy. The heat will release, and that is very important here. If you notice that enthalpy change, combustion of enthalpy is always exothermic in nature. Always exothermic means it is always negative. Okay, so enthalpy of combustion जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि combustion always exothermic in nature. Okay, that is another point. Now अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कोई भी एक सब्सटेंस को जलाएंगे एनर्जी मिलेगा. सिंपल.
बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाई वी आर ऑलवेज टॉकिंग 1 मोल? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस व्हेनेवर यू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, ये ऑलवेज आपको दिखेगा 1 मोल की बात हो रही है. Why is the reason? The reason is enthalpy is extensive in nature, so it always depends on the amount of the substance. Now the next one is that why it is at standard temperature and pressure. Why it is standard temperature and pressure? Because you understand कि आप जहाँ पर बॉम्बे में वेदर डिफरेंट है, कश्मीर में अलग है, लद्दाख में अलग है, सो एट डिफरेंट प्लेस यू कैन नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. आप 1 लीटर पेट्रोल जलाएंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट इन मुंबई, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन नॉट गेट इन लद्दाख और एनी अदर कोल्ड प्लेस. Okay, तो इसीलिए if we need to compare we have to fix the temperature and pressure, and that is the reason if you see here we have mentioned the standard temperature. That what is the meaning? That standard enthalpy change of combustion. Why standard? Because it is measured at standard temperature and pressure. Sometimes student ask like temperature mostly we are taking 25 degrees centigrade or 298 Kelvin, and the pressure we always maintain 1 atmosphere pressure as a standard temperature and pressure. Now combustion reaction में जो important है वो है आपको reaction को balance करना. So let me quickly balance a very simple reaction C2H2. Very simple reaction C2H2. Purposefully I have taken this. I will tell you why. C2H2 रिएक्शन, ऑक्सीजन लगता है, गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एवरीथिंग इज फाइन. ओके, एज आई सेड आई एम जस्ट बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूं. सो अदर पैरामीटर के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया. जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, सो 2 कार्बन, सो विल गेट 2 कार्बन डाइऑक्साइड. जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, सो 2 हाइड्रोजन विल गिव यू 1 वाटर. So now you calculate the total number of oxygen on the right hand side. You will find 2 2s are 4, 4 plus 1, 5 oxygen. How many you have? 2. So 2 को अगर 5 करना है, we have to simply multiply by 2.5. So this is also another way of balancing a chemical reaction in combustion reaction. Why I wrote fraction, but fraction is possible, that we need to know. Fraction is possible. ओके, समटाइम्स स्टूडेंट्स आर पजल्ड हो जाते हैं जब ऐसे आता है कि फ्रैक्शन लिखे ना लिखे, बट ऑलवेज रिमेंबर फ्रैक्शन इज permissible in that enthalpy of combustion. So with this short introduction of enthalpy of combustion, because ये सब concept मुझे आगे numerical में लगेगा, जितना भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, at the end when we going to do the numerical, I need that understanding. Okay, that is the reason we are discussing quickly. Now the next one is enthalpy of formation. So let's discuss our third point, okay, that is the enthalpy of formation delta H naught F. Delta H naught F का पूरा मतलब है standard change in enthalpy of formation. Standard change in enthalpy of formation, mind you, जब भी हम लोग ऐसे not लिखते हैं इसका मतलब है it is a standard condition we are discussing. Now what is the definition again? The standard enthalpy of formation is the enthalpy change taking place during the formation of 1 mole of the substance from its own constituent element in their reference state with all substances in their standard state. Standard state की बात हमने पहले ही किया है. Why standard? Now why 1 mole? That also we know, because enthalpy is extensive property, depends on the amount of the material. So this is the definition. कोई भी 1 मोल substance को अगर आप उसी के constituent से बनाएंगे तो जो enthalpy change होता है, that is enthalpy of formation. Enthalpy of formation may be positive, enthalpy of formation may be negative. Okay, may be negative. So with that depends on कि reactant ज़्यादा stable है या product ज़्यादा stable है, उसके ऊपर depend करता है कि that reaction will be exothermic or endothermic. That we understand.
नाउ द पॉइंट इज कि अगर यही डेफिनेशन को हम अच्छे से समझाएं विथ एन एग्जांपल, देन वी अंडरस्टैंड बेटर. ओके, देन वी अंडरस्टैंड बेटर कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आखिर है क्या. जैसे मैं फिर बताता हूं व्हाट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट, कि कोई भी एक मोल सब्सटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं फ्रॉम इट्स ओन कंस्टिट्यूएंट, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सिंपली सपोज आई वांट टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड के दो एलिमेंट कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो विल राइट कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सपोज आई वांट टू मेक वाटर, 1 मोल. हर जगह आप देख सकते हैं वी आर मेकिंग 1 मोल वाटर. ओके, सो 1 मोल वाटर कैसे बनाएंगे, वी हैव टू टेक हाइड्रोजन प्लस हाफ O2. Why half O2? Because we need 1 oxygen atom. So half O2. Okay, this is how. So you understand कि enthalpy of formation बनाने के लिए उसी के constituent से अगर हमें बनाना है. I'll take one more example. Let's say acetic acid CH3COOH. Okay, CH3COOH. इसको अगर हम बनाना है, कितने कार्बन है, 1 2. So we'll write 2 carbon. How many hydrogen, 3 and 1. So 4 hydrogen. So we'll write 2H2. You can see 2 into 2 4 hydrogen plus how many oxygen, 2 oxygen है, so O2. So this is how we should write the enthalpy of formation. Remember, that is very important to understand. Now there is a tricks, there is something interesting here. हमने जब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिखते हैं, वेरी इजी टू डू, बट इफ आई आस्क यू दैट यू टेल मी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेट्स से क्लोरीन गैस, इसका अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाएंगे, सो Cl2 का अगर एंथैल्पी अगर बनाना है, उसका कंस्टिट्यूएंट भी Cl2 है, तो हम Cl2 से ही Cl2 बना सकते हैं. सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन हम O2 से ही O2 बना सकते हैं, हाइड्रोजन H2 से ही H2 बना सकते हैं. सो देन व्हाट इज द चेंज, अगर आप देखेंगे इस सारे केस में एंथैल्पी चेंज इज 0. ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेंज इज 0. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो चेंज यहां पर 0 होगा. दैट इज अनदर पॉइंट दैट वी नीड टू राइट, दैट फॉर एनी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल गैसेस, एनी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल गैसेस लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एटसेट्रा, एनी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल गैसेस के लिए हमेशा याद रखिए डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन इज ऑलवेज 0. Okay, enthalpy of formation is always 0. So that is needed for our numerical. Now we go for our fourth point, that is bond enthalpy. So now we are going to discuss again the basic definition of the bond enthalpy. बहुत सारे books में ये बहुत clearly नहीं बताया गया है. What's that? It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of the bond of a particular type between 2 atoms in gaseous state. Okay, so मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस का, तो उसके लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी. यस, यू कैन अंडरस्टैंड करेक्टली, बॉन्ड एंथैल्पी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए. ओके, एनर्जी हमेशा आपको देना पड़ेगा, दैट इज ट्रू एंडोथर्मिक प्रोसेस. नाउ यहां पर जो हम नया चीज देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी में, एक चीज नया है कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, रिमेंबर द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर ए रिएक्शन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टू ब्रेक ए पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड, उसके लिए हमेशा हमें एनर्जी देना पड़ता है, दैट इज एंडोथर्मिक. ओके, दैट इज एंडोथर्मिक. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चीज को और क्लियरली बताएंगे आपको एग्जांपल के साथ. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग कि आखिर बॉन्ड एंथैल्पी कौन सा फॉर्मूला नया है, क्या चीज नया है इसमें. देखिए इधर डेल्टा H नॉट रिएक्शन का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सो व्हाट इज न्यू हियर. ओके, क्या नया है, समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट
product bond. That is important. What is new here? कि हमने क्या बताया कि कोई भी रिएक्शन का अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, याद रखना है आपको कि that is always remember that reactant bond minus product bond. Normally what usually you can find in all the फॉर्मूला, बाकी जो फॉर्मूला है जहां पर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, हर जगह पर एक ही चीज हम लोग करते हैं, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. खाली इस चीज में बॉन्ड एंथैल्पी जब आप कैलकुलेट करेंगे हमें काफी ये you have to be very careful when you writing the formula कि जब आप bond enthalpy calculate कर रहे हैं, it is the enthalpy change of the reactant bond minus standard enthalpy change of the product bond. So that is new. Okay, that is new. So that much is required to understand in the bond enthalpy. Now we go for very important law of thermochemistry. That law almost coming in every exam. No matter it's a board exam, it's a college exam, in every exam you will find that law, and that is Hess's law. We are going to discuss quickly. Now we are going to discuss, as I said, the Hess's law. What is the statement? The statement said that the law states that the total enthalpy change is same whether a reaction or a process taking place either in one step or multiple step. बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा है, बहुत इजीएस्ट तरीके से मैंने लिखा है, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली. क्या बता रहा है ये हेसेस लॉ? कि कोई एक रिएक्शन, उसको आप 5 स्टेप में कीजिए, 10 स्टेप में कीजिए या 1 स्टेप में कीजिए, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा. दैट्स व्हाट दे सेड. आई विल टेक एन एग्जांपल क्विकली. सपोज A to B, B to C, C to D. ओके, ए से डी, ए से ये हमारा ए है, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट. अब ए से डी में कैसे जा सकते? ए से बी में जब गए हमें एंथैल्पी खर्चा हुआ लेट से 10 किलो जूल. बी से सी में गए तो लेट से खर्चा हुआ 20 किलो जूल. सी से जब डी गया तब खर्चा हुआ लेट से 70 किलो जूल. ओके, सो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना खर्चा हुआ? 10 + 20 + 70, टोटल 100 किलो जूल हमने खर्चा किया जब हमने रिएक्शन ए से डी में गए. अब यही रिएक्शन अगर हम 1 स्टेप में करते हैं तो हमारे लिए खर्चा होगा 100 किलो जूल, तब भी 100 किलो जूल होगा. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द हेसेस लॉ. ओके, हेसेस लॉ का यही खास बात है. जबकि हेसेस लॉ ने जो कहा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय ओनली वन वर्ड. एक शब्द अगर मैंने बता दिया एंथैल्पी के बारे में, आपको ये सारे चीजें काफी इजी लगेगा. और वो ये है कि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन. एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन. मतलब एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन का मतलब है एंथैल्पी इज ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट. Okay, only on the initial state and the final state. Initial state और final state पे डिपेंड करता है. आप initial state से final state में कैसे गए उससे कुछ लेना देना नहीं है. ओके, आई होप वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. क्योंकि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, तो आप एक रिएक्शन को 10 स्टेप में करें, 1 स्टेप में करें, इनिशियल और फाइनल अगर फिक्स्ड है, एंथैल्पी चेंज भी कांस्टेंट होगा. So we can understand. बट फिर ये हेसेस लॉ का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने बताया हेसेस लॉ कई एग्जाम में आ सकता है. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? यू नो व्हाट? बिकॉज हेसेस लॉ का एप्लीकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन में बताऊंगा जो मैं आज डिस्कस तो नहीं करूंगा, बट उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे. हेसेस लॉ का जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेसेस लॉ में दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसका प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये वाला रिएक्शन देखिए, कार्बन प्लस हाफ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता है, बट दिस प्रोडक्ट क्विकली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बट क्विकली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल. ऐसे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम हेसेस लॉ का मदद लेते हैं. दैट इज वन एप्लीकेशन. अनदर एप्लीकेशन, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है.
जैसे वी कैन नॉट मेक मीथेन और इथेन इन होम इवन दो वी नो द फॉर्मूला। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, कार्बन और हाइड्रोजन है, पेट्रोल का फॉर्मूला C5H8 है, बट वी कैन नॉट मेक C5H12, माफ कीजिएगा। सो ये पेट्रोल का फॉर्मूला है, बट वी कैन नॉट मेक दिस मीथेन और पेट्रोल और डीजल इन द होम और इन एनी लैबोरेटरी। ओके, वी नो दैट, बट उस रिएक्शन को अगर हम कर सकते थे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो अगर वो रिएक्शन अगर हम लोग कर सकते थे तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होता, वो भी हम हेसेस लॉ की मदद से कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेजर एप्लीकेशन ऑफ द हेसेस लॉ। सो नाउ वी हैविंग दिस एंटायर अंडरस्टैंडिंग। ओके, देखिए हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली नहीं गए, पहले आपका एक अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट किया हमने इस वीडियो के द्वारा, शॉर्ट में ही सही, but we have a very good understanding, I know. With the help of this understanding, now we are going to do the numerical on thermochemistry. So let us start with the first numerical. Okay, that numerical we discussed from the enthalpy of combustion, बोल लीजिए enthalpy of formation. So let's read the numerical. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. बेंजीन का enthalpy of formation आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब you have to calculate delta FH नॉट बेंजीन C6H6, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है from the following information or the data. And you can see what they have given. Okay, they have given a reaction. Okay, they have given a reaction. मैं जानबूझ के इसको अलग इंक में इसको कर रहा हूँ so that we can easily understand. एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और दो इंफॉर्मेशन, टू मोर इंफॉर्मेशंस आर गिवन, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज गिवन। This is it. They're very straightforward reaction. This kind of numerical you can expect in the board exam. ओके, एक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉलेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंट्रांस में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग, सो हम लोग लिखेंगे द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा डेल्टा H naught, okay, is equals to summation of delta F H naught product minus summation of delta F H naught reactant। ये हमने पहले ही बताया था कि हर एक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, क्योंकि ऑल द रिएक्टेंट इसलिए हमने ये समेशन की बात कही है। ये जो समेशन हम लिखते हैं दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, बट द मेन थिंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो नाउ हाउ टू राइट इट, ये जो लिखने का तरीका है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट स्टूडेंट नीड टू लर्न। ओके, क्योंकि अगर आप रिएक्शन को ठीक से लिख लेते हैं यहां तक, फिर कैलकुलेशन इज वेरी इजी, क्योंकि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं यहां पर आपको लॉग टेबल बुक की कोई जरूरत नहीं है, ओनली द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, लुक एट हियर। सो प्रोडक्ट में है कौन, 6CO2, सो विल राइट 6 into डेल्टा FH नॉट CO2 लिखेंगे, क्योंकि 6CO2 है, 6CO2 हमने लिखा। उसके बाद 3H2O, सो प्लस 3 इंटू डेल्टा FH नॉट H2O है, पानी है, हमने वो लिखा। प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया, नाउ गो फॉर द रिएक्टेंट, माइनस, ओके, माइनस डेल्टा FH नॉट बेंजीन, यही हमें निकालने के लिए बोला है, माइनस कर देते हैं एक बार में डेल्टा FH नॉट ऑक्सीजन। नाउ यहां पर थोड़ा सा हमें ये भी मेंशन करना है, बिकॉज ऑक्सीजन है कितना वो देख लेते हैं, माइनस 15/2, यस, माइनस 15/2 डेल्टा FH नॉट O2। ओके, ये हमने लिख लिया। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिएक्शन का वैल्यू डेल्टा H नॉट, ये वैल्यू हमारे पास है, ये हम लिखेंगे सीधा सीधा -3267। ओके, 67। अच्छा, जब यूनिट की बात आता है ये मैं मेंशन करना चाहता हूं। ओके, व्हेन इट्स कम टू द यूनिट,
जब यूनिट की बात आता है, जब रिएक्शन की बात करेंगे, योर यूनिट इज किलो जूल, ओनली किलो जूल। बट जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, देन द यूनिट इज किलो जूल पर मोल, क्योंकि एक मोल के लिए बात होगी। सो दैट वी नीड टू रिमेंबर। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू 6 इनटू डेल्टा एफ एच नॉट, CO2 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज -393.5 प्लस 3 इंटू H2O का वैल्यू दिया हुआ है -285.8, ओके, माइनस डेल्टा एफ, इसका वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम एज इट इज रख देते हैं -0। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने पहले ही आपको बताया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे, डायटोमिक, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 लेते हैं। सो बट यू हैव टू राइट 0। Now by doing the calculation we can easily find out the value of delta F H naught of benzene। बेंजीन की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, it will come 48.6 किलो जूल per mole। okay, so this is our answer। so this numerical is so easy, okay, this numerical is so easy to do, but only thing, this line is highly important, this line is highly important। now we go for our next numerical। now we discuss our second numerical। this numerical is little bit different from the other numerical, I can tell you, and this kind of numerical is important for the entrance exam because ये जो numerical हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है, छोटा है बट सुंदर है। देखते हैं। So you can see what is there, the given एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन का बात हो रहा है, इथिलीन ऑक्साइड, आई कैन टेल यू CH2O रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन से वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इट्स अ कंबशन रिएक्शन, इसलिए आपको दिख रहा है कि माइनस वैल्यू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमें अब सब पता चल गया। अब इस रिएक्शन में उन्होंने अलग चीज पूछा है कि हाउ मच हीट विल बी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें बनाने हैं तो हमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, दैट इज इवॉल्व, बताया ऑलरेडी। ओके, तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, आसान तरीके से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ यू लुक एट द न्यूमेरिकल, आपको क्या दिख रहा है कि 1 मोल, ओके, अगर मैं फिर से रिएक्शन को लिखूं तो इट इज लुक्स लाइक 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कितना हीट इवॉल्व हो रहा है, 527 किलो जूल, 1 मोल। सो फॉर कैन आई राइट कि फॉर 1 मोल के लिए कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है हमें पता चल गया। बट 30 ग्राम, सो 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 30 ग्राम divided by 44 ग्राम पर मोल is equals to 0.68 मोल। ऐसा जब मैंने लिखा, बहुत सारे लोगों को एक बार में समझ में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला है मास बाय मोलर मास। ओके, मास बाय मोलर मास। नाउ यहां पर आप किसका मास कैलकुलेट, मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सो 12 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 44 ग्राम। इसलिए देखिए मास कार्बन डाइऑक्साइड का 30 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44 ग्राम उसका मोलर मास है, कैलकुलेट किया तो 0.68 मोल आया। तो अभी हमारा ये आ गया कि डिस्कशन में कि 0.68 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना हीट प्रोड्यूस होगा, जबकि हम ये देख रहे हैं कि 1 मोल के लिए 527। सो कैन आई राइट फॉर 0.68 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड is equals to 527 into 0.68 and this value will come around 359.4, okay, 4 kilojoule। okay, so this is my answer, this is my answer।
ना द पॉइंट इज सर आपने माइनस नहीं लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया दैट हीट इवॉल्व, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है बोल रहे हैं, इसलिए हमने माइनस को नहीं लिखा। सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 मोल के लिए अगर इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो 30 ग्राम मतलब 0.68 मोल के लिए कितना होगा? दैट इज माय आंसर। रिमेंबर योर आंसर ऑलवेज कम लेस देन 527। आपका आंसर हमेशा 527 से कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मोल के लिए जितना लगेगा 0.68 वैल्यू लेस देन 1, 0.68 के लिए हमेशा कम आना चाहिए। सो दिस वैल्यू विल कम लेस एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। Okay, so this is a little bit different numerical. I hope everyone like it. Now you go for our next numerical. Now we are going to discuss another very fantastic numerical on bond enthalpy. अलग अलग numerical कर रहे हैं दोस्त, अलग अलग numerical, अलग अलग type, अलग अलग understanding और नए नए सोच। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग what is there in the numerical, calculate the NH, okay, calculate the nitrogen hydrogen bond enthalpy from the following reaction। फिर एक रिएक्शन दिया हुआ है, ओके, एज यूजुअल एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें बताया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है। नाउ अभी एक बारी है, आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा। इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखेंगे एकदम इजी न्यूमेरिकल है, हम आपको करके भी बताएंगे, बट न्यूमेरिकल करने से पहले ही आप हमें बता सकते हैं कि आपका आंसर 435 से ज्यादा आएगा या 435 से कम आएगा, 389 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, या क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्विकली अगर आप सोचें, आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होना चाहिए, ओके, दैट शुड बी नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब एटॉमिक नंबर से आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन की बात। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, सो नाइट्रोजन का साइज बड़ा, हाइड्रोजन का साइज छोटा, तो बॉन्ड एंथैल्पी इतना है, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की अगर बात करें, दोनों ही छोटा है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ छोटा है। बट अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की होगी, जबकि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की। अब सवाल यह है कि इससे हम क्या तय कर सकते हैं? वेरी क्लियरली, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, दैट्स अ ट्रिक्स, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी उतना ही कम होगा। अब खुद सोचिए, अगर मेरे हाथ में एक इतना बड़ा चौक होता तो हम आसानी से तोड़ सकते थे, लेकिन अगर चौक छोटा है, इतना छोटा सा चौक दिया, उसको तोड़ना काफी मुश्किल। सो हायर द बॉन्ड लेंथ लोअर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। इसका मतलब आप देख लीजिए, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगा। मतलब मेरा जो आंसर है वो आंसर देखिए 435 से कम, 389 से कम, तो ये दोनों वैल्यू से कम होगा। सो देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले ही विद दिस सिंपल ट्रिक्स आपको ये पता चल गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो सबसे कम आना चाहिए। आप यहां पर देख भी रहे हैं कि हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी उससे थोड़ा सा कम हो गया। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यू कैन सी दैट। Okay, that is the interesting part. And one more thing you can see, all these values are positive. ये सारे वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने पहले ही बताया था। बट रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी मे बी एक्सोथर्मिक, मे बी एंडोथर्मिक। Okay, so with this understanding, now let us go for the numerical, how to solve this numerical, और हम आपको दिखाएंगे at the end of this numerical हमारा आंसर सबसे कम आ रहा है या नहीं।
तो ऐसे न्यूमेरिकल करने से पहले हमेशा ये याद रखिएगा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू हैव टू फर्स्ट राइट देयर स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर, नॉट द हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, नथिंग लाइक दैट, नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख लेंगे। N2H4 का नॉर्मल स्ट्रक्चर है ऐसा, ओके, यू कैन सी दैट। ये हमें लगेगा न्यूमेरिकल करते समय, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, और यहां पर आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है, इसलिए NH3। नाउ हाउ टू राइट दिस, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे क्विकली बात करते हैं। सो डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी, मैं जानबूझ के लिखूंगा ये डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्टेंट बॉन्ड, और मैं इधर लिखता हूं रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोडक्ट बॉन्ड। दैट इज इंटरेस्टिंग, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। रिएक्टेंट बॉन्ड में सबसे पहली बात एक एक करके देख लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, सो 4 इंटू डेल्टा H नॉट नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो खाली वैल्यू बिठाना होता है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड है, आपने इसलिए 4 लिखा है। अभी नाइट्रोजन का वाला बॉन्ड बचा हुआ है, सो प्लस डेल्टा H नॉट नाइट्रोजन बॉन्ड, ओके, वही हमें कैलकुलेट करना है। फिर हाइड्रोजन बचा हुआ अभी, प्लस डेल्टा H नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो देख लीजिए, आप फिर से बता रहे हैं, हाँ नाइट्रोजन वाला 4 बॉन्ड है, इसलिए 4 लिखा। नाइट्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड है, 1 लिखा है। हाइड्रोजन के भी 1 बॉन्ड है, 1 लिखा है। माइनस अभी हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट बॉन्ड, सो माइनस, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 इंटू 2 6, सो टोटल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड है, सो 6 इंटू डेल्टा H नॉट नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ओके, 6 कैसे आया, एक बार फिर से, 1 2 3, ये 3 एक अमोनिया में, सो 2 अमोनिया है, सो 3 इंटू 2 6, इसलिए 6 लिखा है। दैट इज, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू, सो लेट अस पुट द वैल्यू। सो डेल्टा H नॉट का वैल्यू है हमारे पास -184, 4 इंटू डेल्टा H नॉट नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है 389, ओके, प्लस डेल्टा H नॉट नाइट्रोजन का पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का वैल्यू दिया हुआ है, एंड दैट इज 435 माइनस 6 इंटू डेल्टा H नॉट, NH का वैल्यू फिर से दिया हुआ है, एंड दैट इज 389। ओके, यहां पर देख सकते हैं 4 389, 6 389 कॉमन हो सकता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और सॉल्यूशन इसका अगर आप देखेंगे, इट विल कम प्लस 159 किलो जूल। बाय द वे, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, दिस आंसर शुड कम प्लस। प्लस में अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। इट्स ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो मस्ट बी पॉजिटिव। दैट इज वन। सेकंड वन, लुक एट द वैल्यू आपने पहले ही सोचा था कि मेरा जो आंसर होगा इन दोनों वैल्यू से कम होगा, और वही आया है, एंड दैट इज ट्रू। एंड दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, एंड दैट विल हेल्प यू purely in entrance exam. Now we go for our last numerical of this video. So let's discuss the last numerical, and that numerical purposefully I am going to discuss one of the application of the Hess's law. जितना भी पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है शुरू से लेकर अभी तक, सारे के ऊपर हमने एक एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया है, एंड विथ ए वेरी इजी ट्रिक्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो दिस न्यूमेरिकल इज टोटली डिफरेंट अगेन। इस न्यूमेरिकल आप में अलग है। Okay, very interesting. Look at here. This kind of numerical you certainly expect in the entrance exam. Entrance exam में आने की chances है। क्या बताया गया है? Calculate the standard enthalpy of formation of acetic acid from the following data. ये 3 रिएक्शन दिया हुआ है, इससे आपको enthalpy of formation का वैल्यू निकालना है। देखिए,
कोई रिएक्शन नहीं दिया है और आपको पूछा गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप निकालिए। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, we have to write the reaction, you have to frame the reaction by our own। हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमें रिएक्शन को लिख लेना है। देखिए कैसे करेंगे। हमें एसिटिक एसिड आपको बनाने के लिए बोला है, ये हमने ऑलरेडी हमारे इसी वीडियो में पहले डिस्कस किया है। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए we need 2 कार्बन, we need 4 हाइड्रोजन एंड we need ऑक्सीजन। ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज, देखिए हमने रिएक्शन को कैसे बना लिया, क्योंकि यहां पर बताया है दैट दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमने डिस्कस किया है और ज्यादा नहीं करेंगे। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड डेटा ना। इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मेशन की बात हो रही है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसका एंथैल्पी चेंज ऑलरेडी हमारे पास है। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग बना लेते हैं कि पानी अगर फॉर्मेशन H2O, सो विल राइट H2 प्लस हाफ O2। ओके, देखिए ये भी बन गया। नाउ कंबशन, ये फॉर्मेशन नहीं है, इससे पहले जो था वो फॉर्मेशन था, नाउ इट इज कंबशन। तो हमारा रिएक्शन एसिटिक एसिड को हम लोग जलाएंगे CH3COH, उसके लिए हमें ऑक्सीजन जरूरत है। प्रोडक्ट सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन, जितना कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, 2 CO2 बन जाएगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 + 1, 4 हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन उसका आधा, उसका हाफ पानी, सो 2 H2O बन गया। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन अभी तक नहीं हुआ। कैलकुलेट कीजिए राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2 × 2, 4 ऑक्सीजन प्लस 2, सो टोटल 6 ऑक्सीजन है ऑन द राइट हैंड साइड। हमारे पास कितने हैं, इधर 2 और इधर 2, 4 है, 6 करने हैं, अब 6 हो गए। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, इट इज वेरी मच बैलेंस और इस रिएक्शन का भी एंथैल्पी चेंज है। हर एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमारे पास है और ये वैल्यू से हम इस रिएक्शन को फ्रेम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं क्विकली। यहां पर आपका कंसंट्रेशन या वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए समझने के लिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आई नीड 2 कार्बन। कार्बन हमें कहां मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में हमें दिख रहा है कार्बन है, हमें यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में है। प्रॉब्लम इज यहां पर 1 है, हमें 2 चाहिए। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए। फिर हमें चाहिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस है, इक्वेशन नंबर 2 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पर 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। याद रखिएगा जैसे हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंथैल्पी चेंज को भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर। तो ऑक्सीजन क्योंकि हर एक रिएक्शन में है, ऑक्सीजन को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, ऑक्सीजन के बारे में हम नहीं चिंता करेंगे। हमें उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद वी नीड एसिटिक एसिड, बट ऑन द राइट हैंड साइड। हमारे पास किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और रिएक्शन को रिवर्स लिखेंगे 2CO2 प्लस 2H2O give you CH3COOH प्लस 2O2। रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स किया, क्योंकि हमें एसिटिक एसिड राइट हैंड साइड में चाहिए और हमें इधर भी राइट हैंड साइड हो गया। बट यहां पर और एक चीज याद रखिएगा, द मोमेंट यू आर रिवर्सिंग द रिएक्शन, द डेल्टा H नॉट वैल्यू साइन उसका चेंज हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये माइनस था, अभी उल्टा हो गया, तो ये प्लस 875
किलो जूल पर मोल हो जाएगा। सो दैट इज अनदर रूल। दिस इज द रूल ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। रिएक्शन अगर आपने रिवर्स कर रहे हैं, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग क्या, दैट प्लस इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 4 वाला रिएक्शन हमें चाहिए यहां पर। अब हमें खाली वैल्यू बिठाना है। चलिए वैल्यू बिठाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। सो ये हो जाएगा, उसके लिखेंगे 2 कार्बन प्लस 2 O2, ओके, 2 कार्बन प्लस 2 O2 गिव यू 2 CO2, और डेल्टा H नॉट का वैल्यू, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -786.6, ओके। देन इक्वेशन नंबर 2 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है। सो यू विल गेट 2H2 प्लस ये हो जाएगा O2 गिव यू 2H2O, और ये वाला वैल्यू भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा -571.6, ओके, -571.6। नाउ इक्वेशन नंबर 4 को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके, विल डायरेक्टली जस्ट पुट द वैल्यू। हम वैल्यू पुट करेंगे कैसे, देखिए, जस्ट 2 CO2 प्लस 2H2, okay, give you CH3COH plus 2O2, और इस रिएक्शन में डेल्टा H नॉट का वैल्यू है पॉजिटिव एंड दैट इज 875। नाउ इफ आई ऐड, अगर हम ऐड करेंगे, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। 2 CO2 ओके, 2 CO2, इधर भी 2 CO2 होना चाहिए था, यस, 2 CO2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। इधर देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं, दैट इज ओके, अगर हम देखेंगे नाउ हियर यू कैन सी, जब हमने रिवर्स किया था ये हो जाएगा 2 CO2 2H2O था, हमने यहाँ पर भी 2 CO2 2H2O लिखा है, क्योंकि इधर हमने रिवर्स किया था तो हमने यहाँ पर भी ऐसे लिखा है। नाउ यू कैन सी 2H2O कैंसिल, ओके। नाउ 2O2 भी कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या, क्या क्या बचा है हम एक बार देख लेते हैं। 2 कार्बन बच गया है, 2H2 बच गया, ऑक्सीजन बचा हुआ है, ओके, और इधर बचा हुआ है ओनली एसिटिक एसिड CH3COH। नाउ लुक एट हियर, यही हमें चाहिए था, और जो चाहिए था वही हमें मिला है। सो विद दिस हेल्प वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और ये कैलकुलेशन से आपको आता है, दैट इज डेल्टा H नॉट का वैल्यू आ जाएगा -483.2 किलो जूल, ओके, -483.2 किलो जूल, एंड दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से और इस अप्रोच से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आई होप आज का जो हमारा वीडियो था ये आपको बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन से हमने बताया है, एकदम बेसिक से लेके हमने बताया है, इजी ट्रिक्स बताया है, एंड दैट इज गोइंग टू सर्टेनली हेल्प यू, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।